गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर S.A. सुमन और मैं आपको पढ़ाऊंगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। ये एक कॉमन सब्जेक्ट है बच्चों, जो हर स्टूडेंट जो भी 6th सेमेस्टर में है डिप्लोमा के उसको पढ़ना है। तो इसमें आज हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है और क्यों ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट वैसे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जिनको कि इस बात पे इंटरेस्ट है कि वो अपना जब डिग्री हो जाने के बाद, एक हुनर सीखने के बाद वो अपना काम करना चाहते हैं, अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित सारी जानकारी आपको इस सब्जेक्ट के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। ठीक है, आपके बोर्ड के द्वारा। तो इसमें हम लोग देखेंगे इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन सा टॉपिक या कौन कौन सा मॉड्यूल है आपके सिलेबस में। सबसे पहला मॉड्यूल जो है बच्चों, सबसे पहला मॉड्यूल जो है वो है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। मतलब जो स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का क्या मतलब है, ये हम लोग बात करेंगे इसमें। एंटरप्रेन्योर, देखिए, एक सामान्य बिजनेस को आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कह सकते। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप वैसा बिजनेस होता है जहां पर कि इनोवेशन इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मान लीजिए, इसमें दो बातों पर ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस, आप कोई सामान, बुक्स स्टेशनरी का दुकान है, तो बुक्स और स्टेशनरी का दुकान है, आप भी उसमें कुछ पूंजी लगा के एक दूसरा दुकान खोल लिए, तो दैट इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी बिजनेस को आप एंटरप्रेन्योरशिप कब बोलेंगे, वो ये समझिए कि जब भी बिजनेस, आप कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें दो चीजें, या तो आप बेचने का तरीका बदल रहे हैं या फिर आप प्रोडक्ट ही नया बेच रहे हैं। कहने का मतलब, आपने कोई एक नया प्रोडक्ट बनाया है जिसको आप बेच रहे हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। नहीं, पुराने ही कोई प्रोडक्ट है लेकिन उसको आपने क्या किया है, उसको आपने नए तरीके से बेचना शुरू किया। जैसे सिंपल सा बात बता रहे हैं आपको, ऐसा थोड़ी है कि फल सब्जी मार्केट में नहीं मिलता था पहले, लेकिन बिग बास्केट करके एक आया जो कि वही फल सब्जी बेच रहा है लेकिन उसको दूसरे तरीके से बेच रहा है। वो एक ऑनलाइन ऐप बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया, उसको फिर लोगों के घरों घरों तक पहुंचाया, ऑनलाइन पेमेंट लिया, पे ऑन डिलीवरी किया। तो ये बेचा फल और सब्जी ही, लेकिन वो उसको करने का तरीका दूसरा अपनाया। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि दो चीजें, कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप तभी कहलाता है जबकि या तो प्रोडक्ट यूनिक हो, मतलब अलग हो सबसे, या फिर उसको बेचने का तरीका अलग हो, तभी कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। और जब आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं बच्चों, तो उस बिजनेस को हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप। उस बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्टअप। ठीक है, दूसरा मॉड्यूल में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? दूसरे मॉड्यूल में पढ़ेंगे बिजनेस आइडियाज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन। मतलब क्या हुआ कि बिजनेस का आइडिया जो है हमारा, बिजनेस के जो आइडियाज हैं हमारे, कौन कौन से, कैसे कैसे आप बिजनेस के आइडिया जनरेट कर सकते हो, क्या क्या सोचना पड़ेगा। किसी भी कोई भी बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आता है तो आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप क्या सोच के ऐसा तय करोगे कि यही बिजनेस मेरे लिए सही है, इस बिजनेस में नुकसान की संभावना कम है। कुछ इस तरह का आपको विचार करना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसको फिर इंप्लीमेंटेशन, अगर विचार ही करके सिर्फ छोड़ देना है तो कोई मतलब नहीं है, हम उसको इंप्लीमेंटेशन की तरफ भी ले जाएंगे। ठीक है, आइडियाज टू स्टार्टअप, मतलब स्टार्टअप को शुरू करने का आइडिया कैसे आए दिमाग में, कहां पर आप सोचोगे कि हम कौन से बिजनेस को
कैसे करें जो कि स्टार्टअप कहलाए। अब जब आपने बिजनेस शुरू कर लिया तो उसको मैनेज करना, मैनेजमेंट, प्रबंधन। कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, चाहे वो इंटरप्रेन्योरशिप हो या जनरल बिजनेस हो, आपको प्रबंधन उसका आना ही चाहिए। अगर प्रबंधन आपको नहीं आएगा बच्चों, तो ये काम आप नहीं कर पाइएगा। इसीलिए कोई भी तरह का बिजनेस हो, उसमें प्रबंधन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाता है फाइनेंसिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ आइडियाज। अब इसमें दो बातें पढ़ेंगे हम लोग बच्चों। ये जो आपका 5th मॉड्यूल है, 1 2 3 4 5वां मॉड्यूल, 5वें मॉड्यूल में बहुत महत्वपूर्ण चीज हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे? फाइनेंसिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ आइडियाज। फाइनेंसिंग मतलब आपको फंड कहां से मिलेगा। देखिए, कोई भी स्टार्टअप में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके दिमाग में आइडिया आ सकता है, लेकिन हो सकता है आपके पास पूंजी नहीं हो, तो पूंजी की व्यवस्था कहां से होगी, ये हमें देखना पड़ेगा, एक बात। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ आइडियाज। मतलब आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है बिजनेस करने का, तो उसको सेफ कैसे रखिए। हो सकता है आपके आइडिया पर आप पैसा ही जुटाते रह गए, दूसरा जिसके पास पैसा है वो आपका आइडिया चोरी करके पहले ही काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। इसीलिए दोनों चीज, पैसे का व्यवस्था भी करना पड़ेगा हम लोग को और आइडिया को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा हमको। स्ट्रेटेजीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है या फिर कोई भी जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो कैसे कोई भी चीज के लिए, कोई भी अपने फर्दर स्टेप्स के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या कोई और कदम उठाने के लिए कैसे स्ट्रेटेजीज बनाता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आ गए हम लोग यूनिट 1 पर। यूनिट वन में क्या है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यूनिट वन में हम लोग क्या देखेंगे? यूनिट 1 जैसा आपको बताया, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। इसमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले हम लोगों को समझना है डेफिनेशंस, मतलब कौन कौन से डेफिनेशंस। चूंकि ये फील्ड ही आपके लिए नया है, तो कुछ टर्म्स आपको पहले समझना पड़ेगा, उन्हीं टर्म्स के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब एक एंटरप्रेन्योर यानी कि एक एंटरप्रेन्योरशिप करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर जो है उसके ट्रेड्स, यानी कि कोई भी सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके व्यक्तित्व में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये यहां पर इस टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जब कोई एंटरप्रेन्योर कोई बिजनेस करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप। देखो बात समझो, 3 टर्म हम बार बार यूज करेंगे ये पूरे सब्जेक्ट में। एक एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योरशिप और एक इंटरप्राइज। ठीक है, तो समझना, अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस करता है, अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस करता है, ठीक है, तो जो व्यक्ति है वो कहलाएगा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो बिजनेस है, ठीक है, वो कहलाएगा इंटरप्राइज। जो जैसे दुकान कोई खोला तो वो है इंटरप्राइज। और बिजनेस करने की जो प्रक्रिया है, मतलब जिस प्रक्रिया से वो बिजनेस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, चलिए, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग पढ़ेंगे। मोटिवेशन कहां से आता है? देखो, कोई भी काम को करने के लिए यू नीड सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन। अब ये मोटिवेशन हमको कहां से मिलेगा? ये मोटिवेशन हमको जो मिलेगा वो मिलेगा अलग अलग सोर्सेस से। ठीक है, तो कैसे हम लोग मोटिवेट हो किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। आप देखो, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये भी कई प्रकार का हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो उसमें से कुछ प्रकार हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। ठीक है, इसके बाद कंपैरिजन बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड मैनेजर। हाँ, देखिए, मैनेजमेंट तो आपको एंटरप्राइज का भी करना है, लेकिन
एक इंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए जो स्किल चाहिए वो एक मैनेजर का स्किल नहीं, मैनेजर जो है वो तनख्वाह के लिए काम करता है, जबकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने और अपने पैशन के लिए काम करता है। ठीक है, इसीलिए दोनों का मैनेजमेंट करने का तरीका सेम नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग यहां पर कंपैरिजन बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड मैनेजर्स करेंगे। इसमें देखो यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, ये कंपैरिजन पूछ रहा है। तो कंपैरिजन का मतलब है कि एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, दोनों हम लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट टू में क्या है, बिजनेस आइडियाज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन। बिजनेस आइडियाज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन, इसमें क्या देखना है हमको, इसमें डिस्कवरिंग आइडियाज एंड विजुअलाइजिंग द बिजनेस। सबसे पहले आपको डिस्कवरिंग का मतलब खोज करना, यानी कि आपको पहले बिजनेस का खोज करना होगा बच्चों कि कौन से टॉपिक पर हम लोग बिजनेस करें, पहली बात तो ये। ठीक है, और विजुअलाइजिंग द बिजनेस मतलब पहले सोचना पड़ेगा आपको कि ये आइडिया पर हम कोई बिजनेस करेंगे तो उसका एक आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि किस तरह का वो बिजनेस होगा। जब आप ये तय कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी मैप। एक्टिविटी मैप क्या होता है, ये एक तरह का ग्राफ या ग्राफिक्स होता है जिसके तहत हम ये जान सकते हैं कि कौन से काम के बाद कौन सा काम करें, क्योंकि एक बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कई कदम उठाने पड़ते हैं छोटे छोटे, तो कौन से कदम के बाद कौन सा कदम उठाएंगे, कौन से कदम के बाद कौन सा कदम उठाएंगे, तो ये एक पूरा ग्राफ बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी मैप। और जब आप कार्य कर लेते हैं, यानी कि जब आप सेटअप कर लेते हैं, तब आप निर्धारित करते हैं कि भाई मेरा बिजनेस का प्लान क्या रहेगा, मतलब जो हम काम करेंगे उसमें हम कैसे सर्विसेज या प्रोडक्ट देंगे कस्टमर को और कैसे कस्टमर से हम रेवेन्यू यानी कि पैसा कमाएंगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज बिजनेस प्लान। ठीक है, थर्ड मॉड्यूल जो है बच्चों, थर्ड मॉड्यूल है आपका आइडिया टू स्टार्टअप। आइडिया टू स्टार्टअप का क्या मतलब है, स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको क्या क्या जानना जरूरी है, ऐसे ही बिजनेस में नहीं हम लोगों को कूद जाना है। सबसे पहले मार्केट एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट, मतलब मार्केट का जहां पर आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने जा रहे हैं उस मार्केट का आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा बच्चों। उसका एनालिसिस करने पर ही आपको पता चलेगा कि टारगेट मार्केट कौन है। टारगेट मार्केट का मतलब क्या हुआ, आप ऐसा नहीं है कि मार्केट में जितना भी दुकान है, जितना भी कस्टमर है, सब आप ही का प्रोडक्ट खरीदने वाला है और सबके काम का भी नहीं हो सकता आपका प्रोडक्ट। तो आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप को ढूंढना है जिसके लिए आपका प्रोडक्ट यूजफुल है। ठीक है, कंपटीशन, इवैल्यूएशन एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अच्छा, आपने टारगेट तो बना लिया कि भाई इस ग्रुप ऑफ इस तरह के लोगों को हमको प्रोडक्ट बेचना है। अब सवाल उठता है कि उस तरह के लोगों को प्रोडक्ट आपको बेचना है तो और लोग भी तो उस ग्रुप को आप ही के जैसा प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। नहीं समझे, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने ग्रुप ढूंढ लिया कि भाई 10th के बच्चों को मेरा किताब बिकेगा, लेकिन 10th के बच्चों को बाकी लोग भी तो किताब बेच रहे हैं। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके जो कंपटीटर हैं, यानी कि आपके ग्रुप के कस्टमर को या आपके कस्टमर को और कौन लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनके बारे में भी एनालिसिस करना पड़ेगा। तभी आपका कंपटीशन का इवैल्यूएशन होगा और तभी आप एक स्ट्रेटेजी बना पाएंगे पैसा कमाने के लिए। मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग, जब ये काम हो जाता है तो उसके बाद आप अपना मार्केटिंग शुरू कर दीजिए और अकाउंटिंग शुरू कर दीजिए। अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन में क्या देखना पड़ता है बच्चों हम लोग को कि जितना खर्च हो रहा है उतना ही मेरा बिक के पैसा वापस आ रहा है या नहीं। दिस इज व्हाट इज नोन एज ब्रेक इवन।
ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि भैया हमको अभी कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी मेरा खर्च हो रहा था वो हमको वापस हो जा रहा है। अब यहां से अगर बिजनेस बढ़ेगा तो हमको प्रॉफिट होना शुरू होगा। ठीक है, इसके बाद है रिस्क एनालिसिस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी काम शुरू करते हैं, उसमें पूंजी, समय, एफर्ट लगाते हैं, तो हम लोगों को ये जरूर देख लेना चाहिए कि भाई हम लोगों को प्रॉफिट होना हो नहीं हो वो बाद की बात है, लेकिन मेरा बिजनेस में रिस्क कितना है, मतलब नुकसान होने की संभावना कितनी है, ये देखना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ यूनिट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि मेरी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब मेरी कंपनी किस तरह से काम करेगी। मतलब एक जनरल मैनेजर होगा, उसके अंदर 4 मैनेजर होंगे, हर मैनेजर के अंदर असिस्टेंट मैनेजर होगा, उसके अंदर सुपरवाइजर्स होंगे, वर्कर्स होंगे। तो इस तरह से एक आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उपलब्ध हैं, किसके क्या लाभ क्या नुकसान है, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट, मतलब आपको लोगों को बहाल करने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए ताकि सही लोगों को आप नियुक्त कर सकें अपने कंपनी में, एक बात। दूसरा, जो व्यक्ति नियुक्त हो चुके हैं उनके टैलेंट का, मतलब उनकी योग्यता का कैसे कंपनी भरपूर लाभ उठाए, ये भी तय करना जरूरी है। ठीक है, यानी कि रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब फाइनेंसेस को आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी कंपनी में, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 5वें मॉड्यूल पे, फाइनेंसिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ आइडियाज। अब देखो, इसमें 2 चीजों को हमको ध्यान देना है। पैसा हम अपनी बिजनेस के लिए कहां से जुड़ाएंगे, तो उससे रिलेटेड क्या है, फाइनेंसिंग मेथड्स अवेलेबल फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में स्टार्टअप्स के प्रोत्साहन के लिए कौन सी योजनाएं चल रही हैं भारत सरकार द्वारा। दूसरा, कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज टू पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब कुछ प्राइवेट पार्टी भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट करे। ये इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, उनको कैसे हम लोग उनसे बात करेंगे, कौन से टर्म कंडीशन पे बात करेंगे, ये हो जाता है कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। ठीक है, और जब हमने बोला था कि आइडिया भी बचना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं कि हम पैसा खोजने निकल गए और आइडिया मेरा कोई और चुरा के काम शुरू कर दिया, तो वो है, उसको आइडिया को बचाने के लिए क्या है, हम लोग पढ़ेंगे पेटेंटिंग एंड लाइसेंसेज। पेटेंटिंग एंड लाइसेंसेज ये जरूरी है बच्चों। ठीक है, पेटेंट कैसे करते हैं और लाइसेंस कैसे क्या होता है, और इन दोनों के माध्यम से हम अपने बिजनेस आइडिया को कैसे किसी दूसरे के हाथ में जाने से रोक सकते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ आइडियाज में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बच्चा लोग, लास्ट यूनिट जो है आपका वो है स्ट्रेटेजीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स। मतलब कई तरह की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है किसी भी एंटरप्रेन्योर को। पहला है एग्जिट स्ट्रेटेजीज फॉर एंटरप्रेन्योर। देखिए, कोई भी बिजनेस सदा के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो जब आप बिजनेस शुरू करके उसको कमा रहे हैं उससे, तो आप कोशिश कीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें और कमाने के बाद हम क्या करें, हम निकल जाएं, मतलब इस बिजनेस को छोड़ दें। तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि ऐसे टाइम पे हम वो बिजनेस छोड़ें कि अब हमको इस बिजनेस से लाभ नहीं हो रहा हो, अब हम इस बिजनेस को डाइवर्ट कर लें, कोई जो कमाए हैं वो दूसरी जगह हम इन्वेस्ट कर लें। इस तरह का हमें दिमाग लगाना होगा। इसके बाद आ जाता है बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी का मतलब होता है दिवालियापन। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई मतलब ऐसा स्थिति आ जाए कि हम कंपनी जो है वो दिवालिया घोषित हो जाए, तो उस केस में हम लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। इसके सक्सेशन, या हो सकता है कि मान लीजिए आपने जल्दी बिजनेस नहीं बंद किया, आप बिजनेस को लंबे समय तक 50-100 साल तक चला रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके बाद जो आपके आने वाली जनरेशन है, आपके बेटे बेटी भी उस बिजनेस में आए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेशन। मतलब आप अपने बिजनेस, अपने जमाए बिजनेस को अपने आने वाली पीढ़ी के पास आप
ये करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, दिस इज व्हाट इज नोन एज सक्सेशन। और इसके बाद आ जाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि कैसे हम अपने गुडविल जो मार्केट में मेरा फैला हुआ है, उस गुडविल का इस्तेमाल करके कैसे हम उस गुडविल का लाभ उठा सकते हैं। इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग 6th मॉड्यूल पढ़ेंगे बच्चों। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट सभी बच्चों को पढ़ना है, इसीलिए इस सब्जेक्ट को हम लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा जब हम यूनिट 1 हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। थैंक यू।